तो महात्मा गांधी के सर्वोदय के विचार को हमने अच्छे से पढ़ा, ठीक, जो दो चीज़ों पर आधारित था। मूल तौर पे यदि मैं इसको बहुत कम शब्दों में डिफाइन करना चाहूँ तो ये दो चीज़ों पे आधारित है। पहला है नैतिक या आत्मिक बल, नैतिकता पर आधारित है, ठीक, इसी को बोलते हैं आत्मिक बल। आत्मिक बल यानी आपकी अंतरात्मा को सर्वोपरि रखता है कि व्यक्ति की अंतरात्मा कभी भी गलत नहीं करेगी, इसका प्रयास करता है। अंतरात्मा को ईश्वरीय बताते हैं कि ये ईश्वर का अंश है। इस आधार पे ये आध्यात्मिक पक्ष को ज़्यादा बल देते हैं, व्यक्ति के आध्यात्मिक पक्ष को ज़्यादा बल देते हैं, ठीक है। ये मूल तौर पे सर्वोदय की बात करता है। बात तो बहुत अच्छी है क्योंकि सबके मंगल कामना को इस पे रखा गया है, सभी के मंगल कामना को देखा गया है। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है जो महात्मा गांधी कह के गए हैं, तो क्या ये सही है या गलत है, या फिर इसमें क्या क्या कमियां रह गई जो गांधी इंक्लूड करना भूल गए, इस पे बात करते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइए क्या क्या कमियां हो सकती हैं। इसको हम एक महान आदर्श के तौर पे देख सकते हैं। महान आदर्श, एक आदर्शात्मक समाज बनाना चाहते हैं गांधी, है ना, जिसमें सभी लोग नैतिक होंगे, सभी का आत्मिक बल, आत्मिक उत्थान बहुत बड़े स्तर का हो चुका होगा, सबकी अंतरात्मा कभी किसी के गलत करने की ओर प्रेरित नहीं होगी, लोग आध्यात्मिक हो चुके होंगे, आध्यात्मिकता को बल प्रदान कर रहे होंगे। और ऐसा समाज में महात्मा गांधी ने कहा कि लोग फिर हिंसक नहीं होंगे, सभी अहिंसा की ओर भागेंगे, क्योंकि अहिंसा मानवीय स्वभाव है, हिंसा पशुवत स्वभाव है। पहली बात तो गांधी जी ने ये बोला। दूसरा, गांधी ने बोला कि राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ऐसा समाज बनेगा कि सर्वोदय तब स्थापित होगा जब राज्य ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि राज्य नामक संस्था अपनी आंतरिक व्यवस्था को बना के रखने के लिए हिंसा का भी सहारा लेती है, लोगों को डराती है, उनकी स्वतंत्रता को छीनती है, कम करने का प्रयास करती है ना। तो गांधी के जितने भी पक्ष हैं, सत्य को उन्होंने सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा कि सत्य हमारे जीवन का सबसे अनिवार्य अंग होना चाहिए, और सत्य को उन्होंने ईश्वर से जोड़ा। सत्य ही ईश्वर है, मतलब कि जो वास्तव में है, जो हमेशा उपस्थित है, वही ईश्वर है, वही भगवान है, उसी को उन्होंने सर्वोपरि माना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे महात्मा गांधी का विचार तो बहुत अच्छा है, थॉट तो बहुत अच्छा है। एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जिसमें सब अच्छे से रहें, राम राज्य की परिकल्पना पे भी महात्मा गांधी ने बल दिया। लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई। मैंने बहुत अच्छे से हर एक पक्ष को, हर एक पहलू को आपको समझाया। अब बात करते हैं इसमें कमियाँ क्या क्या हैं, कहाँ पर ये लागू नहीं हो पाएगा, और फिर इसको देखेंगे कि वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है, क्या सर्वोदय की अवधारणा वर्तमान की समस्याओं का समाधान करने में अपने आप को प्रमुखता प्रदान करती है नहीं। बताइए। कमियां निकालने में तो माहिर हैं हम। नहीं, महात्मा गांधी ने जो राज्य को ख़त्म करने की बात अभी नहीं बोला है। अभी उन्होंने कहा है कि अभी वो समय नहीं आया है जब सर्वोदय पूरी तरीके से लागू होगा, तो उन्होंने कहा कि राज्य अभी ख़त्म नहीं होगा। राज्य एक अवस्था आने के बाद, सर्वोदय की जब वो अवस्था आ जाएगी, जब सभी आत्मिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे सबके नैतिक चरित्र का, नैतिक बल का, आत्मिक बल का उत्थान हो चुका होगा, तब राज्य नामक संस्था खत्म हो जाएगी। राज्य विहीन समाज की बात की। लेकिन अभी भी उन्होंने राज्य को कुछ बताया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, है ना, राज्य को अपने आप को न्यूनतम शासन करने वाला बनाना चाहिए, राज्य को कम से कम शासन करना है, राज्य को अपने आप को प्रमुखता में नहीं रखना है। ये सारे पक्षों की बात अभी के लिए उन्होंने कह रखी है, मतलब अभी ऐसा नहीं है, वर्तमान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अभी राज्य की उपस्थिति को सही माना है। सर, जैसे उन्होंने वो बोला था कि सभी काम समान का, मतलब कमियां कैसे निकालते हैं किसी चीज़ की। सबसे पहले देखिए उसकी स्ट्रेंथ क्या है, पावर क्या है, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा बल देता है। समानता तो चलो एक पहलू है। महात्मा गांधी का मेन पिलर क्या है ये पूरे सर्वोदय पे, यदि हम उस मेन पिलर को पकड़ लें तो हम बहुत आसानी से महात्मा गांधी को में कमियां निकाल सकते हैं सर्वोदय में। नीचे के तबके की सामग्री तो इसमें कमी कहाँ हुई है, तो कमी निकालनी है। अभी कमियां नहीं निकल आ रही, महात्मा गांधी की कमियां नहीं ढूंढ पा रहा, ऐसे तो बहुत कमियां ढूंढे हुए गांधी जी। ये समानता की जैसे बात करते हैं तो समानता नहीं आ सकती ना, एक समान सभी लोग नहीं हो सकते। एक समान सभी लोग नहीं हो सकते,
महात्मा गांधी कहते हैं वो जब स्टेज आ जाएगी तो ऑटोमेटिक सब समान हो जाएंगे। वो उस अवस्था की बात करते हैं, इसको कमी में नहीं ले सकते। वो तो स्टेज आने पर जब सर्वोदय की अवस्था आ जाएगी समाज में तब जाके वो लागू हो जाएगा। अब उस अवस्था को पहले हम लोग एक बार बताइए क्या क्या कमियां हो सकती हैं। अच्छा, मूल तौर पे आपको क्या लगता है सर्वोदय पे? मैंने ये 2 पॉइंट लिख दिए, इसी से आप कमियां ही कमियां निकाल सकते हैं। प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, इन सब पे मत जाइए, क्योंकि महात्मा गांधी कहते हैं जब ये स्थिति आ चुकी होगी तो हमें जो कमियां निकालनी ना इसी स्थिति के खिलाफ निकालनी है। वो तो कह रहे हैं जब वो स्थिति आ चुकी होगी, मनुष्य अनैतिक हो चुका होगा, तब प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, इस तरीके के पक्ष सब नगण्य हो चुके होंगे, इनका इतना महत्व नहीं रहा करेगा। अब अभी आप समझिए, हमें यहाँ पे इसको तोड़ना है। मनुष्य कह रहे हैं कि पहले तो ये ध्यान रखिए कि सर्वोदय की जो उनकी पूरी अवधारणा है वो ईश्वरीय है। ईश्वर को मानते हैं, वो एक ऐसी सत्ता को मानते हैं जो विद्यमान है और उसका अंश हमारे अंदर विद्यमान है। मान लीजिए आप नास्तिक हुए तो आप ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो समझिए ये आस्तिकता पे आधारित है, ईश्वर की मौजूदगी पर आधारित है और उसका अंश हमारे अंदर मौजूद है, उस पर आधारित है। यदि हम ईश्वर के ही अस्तित्व को नकार दें, यदि व्यक्ति नास्तिक हो जाए, तो क्या सर्वोदय जैसी अवधारणा विकसित हो पाएगी समाज में? नास्तिक लोगों का है ना। तो सबसे पहले कमी क्या है? ये आस्तिकता पर आधारित है। और यदि नास्तिक वर्ग आस्तिकता को नहीं मानेगा तो समाज का एक वर्ग तो ईश्वर को मान ही नहीं रहा, उस तबके को मान ही नहीं रहा, उस अंश को मान ही नहीं रहा, तो उसका नैतिक बल, नैतिक उत्थान कैसे हो पाएगा? सबसे पहली कमी लिखिए, इस चीज़ को लिखते भी जाइए। हेडिंग मैंने क्या डलवाई थी आपको? सर्वोदय की कमियां। सबसे पहले थोड़ा सा 2 लाइनों में लिखिए सर्वोदय एक महान आदर्श है। सर्वोदय एक महान आदर्श है। इस अवधारणा पर सर्वमंगल की कामना निहित है। इस अवधारणा पर सर्वमंगल की कामना निहित है। सर्वमंगल की कामना निहित है। फिर भी सर्वोदय के व्यवहारिक पक्ष में बहुत सारी कठिनाइयां उपस्थित हैं। सर्वोदय के व्यवहारिक पक्ष में आदर्शात्मक स्थिति को दिखाता है ये। मैंने आप लोगों को महात्मा गांधी के हिंसा का विचार बताया था और महात्मा गांधी की अहिंसा। महात्मा गांधी अहिंसा में क्या बोलते हैं कि अहिंसा आपका नैतिक उत्थान है, नैतिक पक्ष है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आप जो है, यदि आप में पावर नहीं है, आप एम्पावर्ड नहीं है और आप अपने आप को अहिंसक बना रहे हैं। अहिंसा का मतलब क्या है? कायरता नहीं है अहिंसा का मतलब। जब तक आपके पास सामने वाले का प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है, तब तक आप अपने आप को यदि अहिंसक मान रहे हैं तो आप कायर हैं। अहिंसक का मतलब है कि आपके पास शक्तियां होने के बाद भी, अब जैसे मान लीजिए कहीं पे आप जाते हैं किसी एग्ज़ाम को देने और वहाँ पे नकल हो रही हो, है ना, और आपने नकल नहीं की, तो वास्तव में आपने नकल नहीं की। अब माने कहीं नकल हो ही ना रही हो और आप कह के आए मैंने नकल नहीं की, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तो महात्मा गांधी कह रहे हैं जब विकल्प उपस्थित हो, जब आप पावरफुल हो, कोई बहुत ही हट्टा कट्टा व्यक्ति आपके सामने आके 2 थप्पड़ आपको मारने लग जाए और आप बोल दे चलो मैं तुझे क्षमा करता हूँ, महात्मा कहते हैं ये कायरता का भाव है, इसमें आपकी अहिंसा का भाव नहीं है। अहिंसा का मतलब है आपके पास क्षमता होते हुए भी आप उसका प्रयोग ना करें, तब आप अहिंसक माने जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अहिंसा आत्मिक उत्थान, नैतिक उत्थान की बात करता है और नैतिक उत्थान, आत्मिक उत्थान ईश्वरीय अंश से ही मिलता है। लेकिन फिर बात वहीं पे आके कट जाती है कि जो भी वर्ग अनीश्वरवादी वर्ग है, जो ईश्वर को मान्यता नहीं देता है, वो सर्वोदय की अवधारणा को स्वीकार भी क्यों करेगा? वो तो कह रहा है ना। तो लिखिए इसमें पहली कठिनाई, इसमें क्या है? व्यवहारिक पक्ष में बहुत सारी क्या है? कठिनाइयाँ हैं। पहली कठिनाई है अनीश्वरवादी व्यक्ति के लिए, अनीश्वरवादी या नास्तिक व्यक्ति के लिए सर्वोदय की अवधारणा स्वीकार करना कठिन है। अब दूसरा सबसे बड़ा इश्यू महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है ना, स्वभाव से अच्छा होता है, वो शांति चाहता है, सुख चाहता है ना, वो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, स्वभाव से अहिंसक होता है
ठीक है। तो मनुष्य को कैसा मानते हैं महात्मा गांधी? मूलतः अच्छा आदमी मानते हैं। और महात्मा गांधी हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि यदि हम अहिंसक रहेंगे तो सामने वाले के, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव है अहिंसक होना, ये मानव स्वभाव है। उन्होंने कहा कि यदि हम हिंसा करेंगे, हिंसा स्वभाव किसका है? पशुओं का स्वभाव है। यदि हम हिंसा करेंगे तो सामने वाले का पशु जग जाएगा, पशुवत वो अहिंसा ही करेगा, हिंसा ही करेगा। तो यदि हम अपना स्वभाव मानवीय रखेंगे तो सामने वाला भी अपना स्वभाव मानवीय ही रखेगा। तो कई जगहों पे महात्मा गांधी फिट हो जाते हैं, लेकिन कई जगह महात्मा गांधी फिट नहीं होते हैं, क्योंकि मनुष्य का हृदय परिवर्तन हर जगह हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं? सामने वाला सोचे कि किसी न किसी तरीके से आपको अहिंसक बनाना ही बनाना है। तो यदि सामने वाला इस मेंटालिटी से आ जाता है तो फिर फाइनली आपको वो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालेगा कि आपको तोड़ देगा, ठीक है, आपको वो दबा देगा। तो लिखिए इसमें, गांधी जी का ऐसा मानना है कि मनुष्य मूलतः अच्छा आदमी होता है। मनुष्य मूलतः अच्छा आदमी होता है। इस आधार पर वे हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। इस आधार पर वे हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, किंतु उनकी यह मान्यता व्यवहारिक रूप से वांछनीय परिणाम दिलाने में असमर्थ है। किंतु उनकी यह मान्यता व्यवहारिक रूप से वांछनीय परिणाम दिलाने में असमर्थ है। अब एक देखिए, महात्मा गांधी के एक विचार पे कंट्राडिक्शन है। जैसे कि आप लोगों ने अभी कहा कि महात्मा गांधी राज्य की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य समाप्त हो जाना चाहिए, सर्वोदय की अवस्था में राज्य विहीन हो जाएगा समाज, ठीक है, राज्य विहीन समाज। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहते हैं? वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता है, वर्तमान में राज्य होना चाहिए। तो ये क्या है? ये कमी है। आपकी सर्वोदय की विचारधारा में ही परस्पर विरोध है। एक तरफ आप राज्य के महत्व को स्वीकार रहे हैं, तो कल के दिन सर्वोदय की स्थिति जब आएगी तो उसमें भी हो सकता है कि आप राज्य के महत्व को अस्वीकार ना कर सकें, या फिर आपको फिर समाज अराजक दिखने लग जाए, फिर आप राज्य की सत्ता को ले आए। तो एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि राज्य को नहीं होने की बात भी है और राज्य के होने की बात भी है। तो दोहरा समर्थन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ये भी लिखिए, ये भी कमी है। अगला कमी है, सर्वोदय की अवधारणा में परस्पर विरोध और अस्पष्टता विद्यमान है। सर्वोदय की अवधारणा में परस्पर विरोध एवं अस्पष्टता विद्यमान है। अस्पष्टता विद्यमान है। यहाँ एक तरफ तो राज्य का विरोध किया गया है। यहाँ एक तरफ तो राज्य का विरोध किया गया है। यहाँ एक तरफ तो राज्य का विरोध किया गया है, तो दूसरी तरफ वर्तमान परिस्थितियों में उसकी प्रासंगिकता को भी स्वीकार किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में उसकी प्रासंगिकता को भी स्वीकार किया गया है। और कहीं पे कंट्राडिक्शन दिखता है महात्मा गांधी के विचारों का? पूंजीवाद का महात्मा गांधी समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? समर्थन और विरोध दोनों करते हैं। कुछ स्तर तक वो पूंजीवाद रखना चाहते हैं, कुछ स्तर तक समाजवाद रखना चाहते हैं। वो हर जगह पूंजीवाद को नहीं घुसना देना चाह रहे। तो ये भी विरोध, इसको भी लिखना है। लिखिए पुनः, एक तरफ तो महात्मा गांधी पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, बनाए रखना चाहते हैं पूंजीवाद को। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उनका यही कहता है कि पूंजीवाद संरक्षक के तौर पे रहे, बिना पूंजीवाद के समाज का विकास संभव नहीं है। क्यों? वो क्या कहते हैं कि हम यदि पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे तो उत्पादन के एक ऐसे वर्ग को समाप्त कर देंगे जो ये कौशल रखता है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। तो हम किसी भी शर्त पे इस वर्ग को खोना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए वो पूंजीवाद का समर्थन करते हैं, ठीक है। लेकिन उपभोग के स्तर पर, उत्पादन के स्तर पे तो समर्थन कर रहे हैं कि उत्पादन पूंजीवाद ही करे, लेकिन जब उसका बंटवारा हो तो बंटवारा में फिर वो समाजवाद चाहते हैं ट्रस्टीशिप के तहत कि भाई वो समाज की संपत्ति होनी चाहिए। मतलब वो
करे, वो उत्पादन वो करे लेकिन बांट दे समाज को। तो उपभोग के स्तर पर इसका विरोध भी करते हैं, उपभोग के स्तर पर इसका विरोध भी करते हैं। महात्मा गांधी का यही पक्ष समाजवाद के लिए भी है। समाजवाद को हर जगह नहीं चाहते हैं, कुछ जगह पूंजीवाद, कुछ जगह समाजवाद। महात्मा गांधी का यही विरोधाभास समाजवाद के पक्ष में भी है। महात्मा गांधी का यही विरोधाभास समाजवाद के पक्ष में भी है। ठीक, तो यदि सर्वोदय को हम मूल रूप से देख रहे हैं तो सर्वोदय में उच्च आदर्शों की बात की जा रही है, व्यापक स्तर की नैतिकता की बात की जा रही है। और ये संभव नहीं है कि किसी भी समाज में उच्च स्तर के जो आदर्श हैं वो सभी में बराबर के रहें। आज तक ऐसा कोई समाज आ ही नहीं पाया जिस समाज में सभी के आदर्श सभी एक ही विचारधारा के हो जाएं, एक ही थॉट प्रोसेस के हो जाएं। क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, सबका चिंतन और विवेक और सबका स्तर अलग अलग हो सकता है। हम पशुवत जीवन नहीं जी रहे हैं, हमारे पास एक विकसित मस्तिष्क है। तो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास कितना होगा कितना नहीं होगा ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। और जब व्यक्ति स्वच्छंद रूप से होता है तो वो इस स्वतंत्रता का अपने अनुसार प्रयोग करता है, अपने समय का अपने अनुसार प्रयोग करता है। समझ रहे, एक ही क्लास होती है, एक ही क्लास में इतने बच्चे हैं और उसमें से कुछ अच्छे और कुछ बुरे कैसे निकल जाते हैं? क्यों? क्योंकि अपने विवेक का वो अपने हिसाब से। तो गांधी का जो ये कहना है कि एक समय ऐसी नैतिक अवस्था आएगी कि सब एक जैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये एक कोरी कल्पना है, दीवा स्वप्न है, फैंटेसी है और कुछ नहीं। तो लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए सर्वोदय की सफलता हेतु सर्वोदय की सफलता हेतु उच्च आदर्शों एवं नैतिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी। उच्च आदर्शों एवं नैतिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, नैतिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जिसकी उपस्थिति संभवतः महज एक कोरी कल्पना हो सकती है, जिसकी उपस्थिति संभवतः एक कोरी कल्पना हो सकती है। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, महात्मा गांधी जिस सोसाइटी की बात कर रहे थे, जिस समाज की बात कर रहे थे, या जिस समय महात्मा गांधी थे उस समय देश का औद्योगिकरण नहीं हुआ था। जिन परिस्थितियों में महात्मा गांधी थे उस समय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, सामंती अर्थव्यवस्था थी, भूमि ही सब कुछ हुआ करती थी, संपत्ति का मूल स्रोत भूमि हुआ करती थी। जिसके पास जितनी लैंड होती थी उतना ज़्यादा वो पूंजीपति होता था, उतना ज़्यादा उसके पास पैसा होता था, क्योंकि उत्पादन उसके पास उतना उच्च स्तर का होता था। तो जब महात्मा गांधी ने ये पूरा विचार सर्वोदय का लेकर के आए, उस समय समाज कैसा बसा हुआ था? कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित समाज था। लेकिन आज़ादी के बाद तीव्र औद्योगिकरण हुआ और तीव्र औद्योगिकरण के बाद पूरा का पूरा जो ढांचा है वो बदल गया। तीव्र औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप समाज जो है वो उद्योगपति और पूंजीपति में परिवर्तित हो गया। अब चूंकि उद्योगपति और पूंजीपति और कृषि दोनों में बहुत अंतर है। कृषि में, एग्रीकल्चर में तो एक दफ़े हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी कि लोग जो है आने वाले एक समय में जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उनका आध्यात्मिक बल हो तो अपनी ज़मीन को दे सकते थे। बहुत लोगों ने दिया भी, भूदान आंदोलन चलाया गया, सब कुछ किया गया, उसको लेकर के विनोबा भावे ने भी आगे प्रयास किया। लेकिन उद्योग जब सेक्टर आएगा तो उद्योग सेक्टर में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जो उद्योगपति है, पूंजीपति वर्ग है, वो ट्रस्टी के सब के सिद्धांत को स्वीकार करे, जो कि वर्तमान में देखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गांधी ने सर्वोदय की अवधारणा को जो प्रस्तुत किया, उस समय की सोसाइटी और वर्तमान सोसाइटी में बहुत अंतर है। समझ रहे हैं? जिस कारण से शायद गांधी इस चीज़ को नहीं समझ पाए कि सोसाइटी में ही परिवर्तन आ जाएगा, और इस कारण से वर्तमान जो सोसाइटी डेवलप हुई है ये सर्वोदय की विचारधारा के प्रति उदासीन है पूर्णतया। तो लिखिए इस बात को भी, ये भी कमी है। लिखिए, सर्वोदयी विचारधारा का निर्माण कृषि एवं सामंती प्रधान अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर किया गया। सर्वोदयी विचारधारा का निर्माण कृषि एवं सामंती प्रधान अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखा गया, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात जिस मध्यम वर्ग का उदय हुआ
किंतु स्वतंत्रता के पश्चात जिस मध्यम वर्ग का उदय हुआ उस पर औद्योगिकरण का प्रभाव था। उस पर औद्योगिकरण का प्रभाव था। वह इन लक्ष्यों एवं आदर्शों के प्रति उदासीन था। ठीक है, ये भी हम कमियां हैं, कमियां निकालने में हम माहिर हैं। बहुत सारी कमियां जहाँ पे पाएंगे वहाँ पे गांधी को पकड़ लेंगे। अब एक चीज़ और, महात्मा गांधी व्यक्ति को निस्वार्थी मानते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति के स्वार्थ जो है ना, जब नैतिक बल मजबूत होगा, एक तरफ महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रकृति के पास उतना सब कुछ है जो सभी की ज़रूरतों को भर सके, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी कहते हैं कि मनुष्य के लालच को भरने के लिए प्रकृति कम पड़ जाएगी। तो महात्मा गांधी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि व्यक्ति का स्वार्थ बहुत बड़ा हो सकता है, और एक तरफ कह रहे हैं कि स्वार्थ खत्म भी हो सकता है, मनुष्य स्वार्थी नहीं है। यहाँ पे भी कंट्रडिक्शन दिखता है महात्मा गांधी के सर्वोदय पे, कि वो समझते हैं कि मनुष्य के स्वार्थ बहुत कमज़ोर हैं, और मनुष्य के स्वार्थ इतने कमज़ोर हैं कि वो अपनी सारी गाढ़ी संपत्ति को समाज को सौंप देगा। यहाँ पे भी महात्मा गांधी सिर्फ आदर्शात्मक बात करते हैं, व्यवहारिक धरातल पर नहीं देखते हैं। तो लिखे, इस पॉइंट को भी लिखे। आपको क्या लगता है, जैसे जैसे आप पढ़े लिखे होते जाओगे, जैसे जैसे आपका विवेक बुद्धि बढ़ेगा, आप स्वार्थी होगे कि निस्वार्थी होगे? आदमी जब तक उसके मस्तिष्क का विकास नहीं होता, बच्चा निस्वार्थी ज़्यादा होता है। आप बच्चे से कुछ भी कहेंगे, आपके घर की गाढ़ी संपत्ति भी दे आएगा पड़ोसी को, पड़ोसी कुछ भी मांगे बच्चे से वो लेके दे आएगा, कोई बात नहीं। और जैसे जैसे आपके मस्तिष्क का विकास होगा, तो ये पाया गया है कि मस्तिष्क के विकास के साथ साथ मनुष्य में स्वार्थ, वो पड़ोसी की सामान को उठा के अपने घर में रख लेगा, बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो बौद्धिकता के विकास के साथ साथ व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, ये हमारा विज्ञान कहता है। तो महात्मा गांधी ऐसा कैसे कह रहे हैं? ठीक है, तो लिखिए इस बात को। मनुष्य के स्वार्थ उतने कमज़ोर नहीं होते, मनुष्य के स्वार्थ उतना कमज़ोर नहीं होता जितना महात्मा गांधी सोचते हैं या सोचते थे, जितना महात्मा गांधी सोचते थे। मनुष्य की बौद्धिकता को विकास के क्रम में, मनुष्य की बौद्धिकता को विकास के क्रम में उसका स्वार्थ मजबूत पक्ष, उसका स्वार्थ मजबूत पक्ष हो रहा है, उसका स्वार्थ मजबूत पक्ष हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट, भूदान से प्राप्त जमीन का, भूदान से प्राप्त जमीन का, भूदान से प्राप्त जमीन का ना तो समुचित वितरण हो पाया है, ना तो समुचित वितरण हो पाया है, और ना ही इसका सार्थक उपयोग हुआ है, और ना तो इसका सार्थक उपयोग हुआ है। कालांतर में इसके नकारात्मक परिणाम निकले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, वर्तमान समय में आज भी आंदोलन हो रहे हैं खूब सारे। अभी किसान आंदोलन ही आप लोगों ने देखा 26 जनवरी को जो हुआ, वो क्या था? अहिंसा की आड़ में हिंसा हुई। तो लोग आज के समय में गांधी का प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं? सिर्फ दिखावे के तौर पे। वास्तव में लोगों की मंशा कुछ और है, समझ रहे हैं? गांधी सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक बिल आया है दिल्ली सरकार के लेकर के, आप लोगों ने सुना होगा शायद। इस समय दिल्ली सरकार जंतर मंतर में बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी की पूरी जो पावर है वो शिफ्ट की जा रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। ठीक, तो ये क्या है? न्यूनतम शासन है। महात्मा गांधी के विचारधारा को तो बहुत बोला जाता है। तो राज्यों की पावर क्यों खत्म की जा रही है? संघात्मक व्यवस्था को क्यों तोड़ा जा रहा है? संविधानवाद को क्यों तोड़ा जा रहा है? चुनी हुई सरकार को क्यों समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या दिल्ली जम्मू कश्मीर है? यहाँ पे अराजक लोग रहते हैं, तो चुनी हुई सरकार का कोई महत्व ही ना रह जाए। तो ये क्या दिखाता है? लोग गांधी को सिर्फ एक महज एक
लोगों की जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भावनाएं हैं उनके प्रति, उसको भुनाने का काम करते हैं। और गांधी इसका पूरा विरोध करते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, न्यूनतम शासन होना चाहिए, राज्य की प्रमुखता नहीं होनी चाहिए, जनता की प्रमुखता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखिए इस बात को भी। वर्तमान समय में अहिंसा, सत्याग्रह के नाम पे अनशन, सत्याग्रह के नाम पे अनशन, विरोध करके विरोधी को झुकाने का प्रयास, अपनी बात मनवाने पर जोर दिया जा रहा है। विरोध करके विरोधी को झुकाने एवं अपनी बात को मनवाने पर बल दिया जा रहा है। इसी क्रम में अहिंसा की आड़ में हिंसा का भी उपयोग किया गया। इसी क्रम में अहिंसा की आड़ में हिंसा का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये वही महात्मा गांधी हैं जब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, तो उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन ख़त्म कर दिया। लेकिन भारत के जो अन्य दिग्गज थे उस समय, चाहे वो मोतीलाल नेहरू रहे हों, चाहे वो चित्तरंजन दास रहे हों, सभी ने विरोध किया इसका। यानी कि गांधी के अहिंसा के अस्त्र को प्रयोग करने का जो तरीका होगा वो सभी लोग एक जैसा ही अपना लेंगे, ये कहीं ना कहीं पे फैंटेसी है, दीवा स्वप्न है। सब गांधी नहीं हो सकते, सब एक जैसे नहीं बन सकते, सबके विचारों में भिन्नता हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पे ये भी हमें इसको भी कमी के तौर पे लिखे। अहिंसात्मक पद्धति का उपयोग करने वाला भी, अहिंसात्मक पद्धति का उपयोग करने वाला भी गांधी के समान होना चाहिए। अहिंसात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाला भी गांधी के समान होना चाहिए। वस्तुतः ऐसा कठिन है। गांधी कह रहे हैं सब ऐसे ही हो जाएंगे, सब मेरे जैसे हो जाएंगे। तो गांधी भावनाओं में ज़्यादा बह गए हैं, आदर्शों की बात ज़्यादा करते हैं। गांधी व्यवहार से इतर हट गए। ठीक है, गांधी अपने बच्चों में से ही परेशान रहते थे। क्या नाम था? हीरालाल। हीरालाल से बहुत परेशान रहते थे, बात नहीं मानता था, बहुत टेंशन में रहते थे उसको लेके, अपने बच्चों से परेशान रहते थे, बहुत सारी चीज़ें। तो उनको पता था कि मानवीय स्वभाव नहीं बदला जा सकता है, हम सभी को एक जैसा नहीं बना सकते हैं, एक जैसा सबको हम नहीं ला सकते। लोग विद्रोह भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। गांधी सुभाष को नहीं मना पाए, समझिए, एक ही पार्टी के थे, एक ही दल के लोग थे। सुभाष को गांधी मना नहीं पाए, पटेल को गांधी मना नहीं पाए, जिन्ना को गांधी मना नहीं पाए। और वो कह क्या रहे हैं कि सर्वोदय होगा। उनके रहते रहते बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने जहाँ पे लीड कर रहे थे वो, वहाँ पर भी विचारों की असमानता देखने को मिली है, वो सब कुछ हुआ है। तो ऐसे में गांधी का जो व्यवहारात्मक पक्ष है वो कमज़ोर है, भावात्मक और आध्यात्मिकता का पक्ष बहुत उच्च स्तर पे है। तो लिख लीजिए, सर्वोदय की अवधारणा में व्यवहारिकता का अभाव है। सर्वोदय की अवधारणा में व्यवहारिकता का अभाव है। इसमें केवल भावात्मकता और आध्यात्मिकता का वर्चस्व है। इसमें केवल व्यवहारिकता एवं आध्यात्मिकता का वर्चस्व है। ठीक है, ये हो गई सर्वोदय की कमियां। और बाकी जो आपको मिलती हैं तो कुछ लिख सकते हो। दूसरा, महत्व और प्रासंगिकता, इसकी तो बौछार है, कितना भी लिख लो कम पड़ेगा। अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातों को बुरा कौन बोलता है ना। तो लिखिए, महत्व एवं प्रासंगिकता। सर्वोदय में एक चीज़ देखें तो सर्वोदय वास्तव में आदर्शात्मक व्यवस्था की बात करता है, जिसको पाना संभव नहीं है, कठिन सा लगता है, लेकिन इसमें पवित्रता का भाव निहित है ना। ये सबके अच्छे की बात करता है, तो अच्छे को बुरा कैसे बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति कहे सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबका भला चाहे हम ना कर पाएँ, लेकिन हमारी भावना तो पवित्रता है ना, हमारे मन में तो कोई बुराई नहीं है ना, मन में तो कोई खोट नहीं है। तो ये विचारधारा में कोई कमी नहीं है। ये विचारधारा समाज को सर्वोत्तम की ओर ले जाना चाहती है, समाज में सबके अधिकारों की बात करती है, समाज में अस्पृश्यता निवारण की बात करती है, छुआछूत खत्म करने की बात करती है।
समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ों को बुरा कह नहीं सकते, तो इसलिए महत्व और प्रासंगिकता खूब सारा है। लिखिए, सर्वोदय आदर्श समाज का वैकल्पिक ढांचा प्रस्तुत करता है। सर्वोदय आदर्श समाज का वैकल्पिक ढांचा प्रस्तुत करता है। यद्यपि इन आदर्शों को पाया नहीं जा सकता, यद्यपि इन आदर्शों को पाया नहीं जा सकता, इन्हें पाना कठिन भी है, इन्हें पाना कठिन भी है, इन्हें पाना कठिन भी है, फिर भी इस आदर्श की पवित्रता एवं उत्कृष्टता, इस आदर्श की पवित्रता एवं उत्कृष्टता हमें इसके ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमें इसकी ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भविष्य के लिए यह आदर्श मार्गदर्शक हो सकता है, भविष्य के लिए यह आदर्श मार्गदर्शक हो सकता है। अब एक एक करके पॉइंट लिखते हैं कि क्यों प्रासंगिक है। सबसे पहला, इसमें विद्यमान तत्वों जैसे सर्वधर्म समभाव, ये भी हमने अच्छे समझा था। महात्मा गांधी सभी धर्मों की आदर के भाव से देखने की बात करते हैं। सर्वधर्म समभाव, अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता निवारण, विकेंद्रीकरण, एकादश वृत्त, आवश्यकताओं को कम करने की बात। एकादश वृत्त में ही आस्तेय शब्द आता है, आस्तेय अपरिग्रह, आवश्यकताओं को कम करने की बात। नैतिक आचरण इत्यादि की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है ना। हमारे समाज में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या निकल रही है, तो उसका समाधान गांधी है या नहीं है? हैं? अपरिग्रह की बात करते हैं, कम से कम चीज़ें आपको अपने पास रखनी चाहिए, भौतिकवाद की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़नी चाहिए, है ना। शोषण के खिलाफ बात करते हैं, तो ये सब गांधी की प्रासंगिकता है। दूसरा, अगला, सर्वोदय आदर्श समाज का वैकल्पिक रूप प्रस्तुत किया करता है। सर्वोदय आदर्श समाज का वैकल्पिक रूप प्रस्तुत करता है। आदर्श समाज का वैकल्पिक रूप प्रस्तुत करता है। यद्यपि इस आदर्श को पाया नहीं जा सकता, यद्यपि इस आदर्श को पाया नहीं जा सकता, फिर भी इस आदर्श की उत्कृष्टता, फिर भी इस आदर्श की उत्कृष्टता एवं पवित्रता इस ओर बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करती है। पवित्रता हमें इस ओर बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करती है। भविष्य के लिए यह आदर्श प्रेरणादायी भी हो सकता है। भविष्य के लिए यह आदर्श प्रेरणादायी भी हो सकता है। अगला पॉइंट, सर्वोदय पूंजीवाद और समाजवाद को जोड़ने का काम करता है, दोनों के बीच ब्रिजिंग का काम करता है। सर्वोदय समाजवाद एवं पूंजीवाद के बीच जोड़ने का काम करता है।
यह उत्पादन की दृष्टि से पूंजीवाद चाहता है, यह उत्पादन की दृष्टि से पूंजीवाद चाहता है तथा वितरण की दृष्टि से समाजवाद को स्वीकार करता है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट। अगला पॉइंट, सत्याग्रह की संकल्पना, सत्याग्रह की संकल्पना युद्ध, संघर्ष एवं क्रांति का बेहतर विकल्प बन सकती है, रिप्लेस करती है वर्तमान की जो ये बहुत बड़ी समस्या है। सत्याग्रह को लेकर गांधी जी ने क्या बोला? सत्याग्रह क्या है? क्या है सत्याग्रह? अभी तो बताया था। यही बताया था। दोनों में सब थोड़ी होता है, सत्याग्रह। रिवाइज करते ही नहीं हो तो कहाँ से पता चलेगा? घर जाके रिवाइज करो, रिवीजन करो। चलो एक बार पढ़ लेना दोबारा। थोड़ा सा ओछी बातें नहीं करनी, हमें जो भी करना है जो एक मानक है, मानक बातें करनी है ना। कहीं पर भी करना है, एक दो लाइन ही बोलिए लेकिन अच्छा बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, सत्याग्रह की संकल्पना युद्ध, संघर्ष एवं क्रांति का बेहतर विकल्प बन सकती है। यह मनुष्य को उच्चतर जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ, यह मनुष्य को उच्चतर जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान का उपाय प्रदान करती है। एकादश व्रत की बात यहीं पर होती है। एक सत्याग्रही को एकादशी होना चाहिए, एकादश व्रत का पालन करना चाहिए और महात्मा गांधी ने अपने सभी एकादश व्रतों को बताया है। तो इससे क्या होगा? व्यक्ति का नैतिक उत्थान हो जाएगा। जैसे ही आप एकादशी हो जाएंगे, एकादश व्रतों का पालन करेंगे, आपका नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान हो जाएगा, ठीक है। यह मनुष्य को उच्चतर जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ, जब गांधी यरबदा में थे, यरबदा में गांधी को डाला गया सविनय अवज्ञा के टाइम पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब वो कर रहे थे, द्वितीय चरण जब शुरू किया तो उनको यरबदा डाल दिया गया। काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रहे वो। तो यरबदा में महात्मा गांधी काम बहुत करते थे और एक व्यक्ति था उनके साथ वहाँ पर, वो भी उसी जेल में बंदी था, आदम नाम था उसका, ठीक है। तो वो महात्मा गांधी के साथ रहता था और रहते हुए वो माहौल अच्छा रहता था। महात्मा गांधी हैं तो माहौल अच्छे होगा। महात्मा गांधी ने जेलर से ये बोल रखा था कि मुझे चरखा ज़रूर चाहिए अंदर, चरखा एक न्यूज़पेपर, इतना मंगवाते थे अंदर। तो अपना जो है व्यस्त रहते थे, पूरा दिन काम करते थे। और गांधी हमेशा एक टाइम का खाना खाते थे, एक टाइम का खाना वो उपवास रखते थे, व्रत रखते थे। तो आदम हमेशा परेशान रहता था कि ये इतना काम करते हैं, खाते पीते कुछ नहीं है। तो जब उसने महात्मा गांधी से प्रश्न रखा कि आप काम बहुत करते हैं, खाने पीने में अस्वस्थ हो जाते हैं, खाने पीने का इतना ध्यान नहीं रखते, तो गांधी एक बात कहते थे कि सूर्य हमेशा उगना नहीं भूलता। सूर्य तो हमेशा उगता है, चाहे उसको ग्रहण लगने वाला दिन रहा हो, चाहे जो दिन लग रहा हो। तो जिस तरीके से सूर्य प्रतिदिन उगता है, उसी तरीके से प्रतिदिन मेरा भी लक्ष्य है कि अपना प्रतिदिन में जितना कार्य होता है, नहीं तो किसी दिन अनुपस्थित ना हो जाए। कई बार आदम बोलता था आराम कर लो, आराम कर लो, तो ये एग्जाम्पल देके उसे शांत करा देते थे। एक बार क्या हुआ, गांधी जेल के अंदर बहुत बीमार हो गए। कई बार ऐसे अवसर आए हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ था तो तब भी गांधी को जेल में डाल दिया गया था और बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। उस समय 6 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई थी, लेकिन बीमार हो गए तो 44 दिन में छोड़ दिया गया गांधी जी को। तो एक बार जब सविनय के बाद पड़े थे, बीमार बहुत हो गए, तो खाना फिर छोड़ दिया उन्होंने। फिर आदम आया, आदम फिर सूर्य का बहाना बताया कि देखो सूर्य डेली उगना नहीं छोड़ता, तो डेली आपको खाना भी नहीं छोड़ना चाहिए। वो भी उनकी बात पकड़ के रखा।
ठीक है, एक प्रसंग है पूरा का पूरा, कभी आप पढ़िएगा पूरा। गांधी जी के सत्य के प्रयोग में ही हर एक चीज़ लिखी हुई है, हर एक चीज़ पे चर्चा उन्होंने की है कि कैसे कैसे मैं किन किन लोगों से मिला, कहाँ कहाँ पे वार्तालाप हुआ। बेब मिलर को जानते होंगे आप लोग, कौन था? बेब मिलर महात्मा गांधी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान था, साथ था गांधी के। और ऐसे कहते हैं कि गांधी जी के साथ ही आया था ब्रिटेन से, जब ये वापस आते हैं, ब्रिटेन नहीं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को मिला था, वहाँ से साथ आते हैं। और जब भारत दर्शन होता है तो भारत दर्शन की अवधि में महात्मा गांधी के साथ रहता है हर जगह पे, ठीक है। आरोप भी लगाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी के इसके साथ बाइसेक्सुअल रिलेशन थे, महात्मा गांधी के साथ संबंध बनाते थे, ऐसे भी आरोप लगे हैं गांधी के ऊपर, और गांधी स्वीकारते भी हैं इस चीज़ को, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट, आगे कहाँ पर हैं? हाँ, राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान का उपाय प्रदान करता है। एक नेता एवं सुधारक के रूप में गांधी जी की एक अनुपम देन है। सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है ये वास्तव में बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो अब मान लीजिए भारत के ऊपर आतंकवादी हमला कर दिया पाकिस्तान ने, तो फिर क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्याग्रह में बैठ जाना चाहिए, हाँ, अनशन करना चाहिए कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसको आतंकवादियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। गांधी यहाँ पे काम आएंगे? या फिर यहाँ से एयर स्ट्राइक हुई, अभी ईरान करके गया पाकिस्तान में, तो वहाँ के इमरान खान को भी बैठ जाना चाहिए सत्याग्रह में? पॉसिबल है? हाँ, नहीं है पॉसिबल। क्षेत्र तक तो हो सकता है, पर अंतर्राष्ट्रीय क्यों नहीं हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय क्यों नहीं हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन सब जाते तो हैं वहाँ, जाके लोग हंसेंगे। संप्रभुता का मुद्दा है यहाँ पे, आप एक संप्रभु कंट्री हो, समझ रहे हो, और दूसरी कंट्री भी संप्रभु है। जहाँ पे संप्रभुता का इशू आता है वहाँ पर आपको फिर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का अधिकार है, किसी भी हद तक जा सकते हैं आप, कोई भी, चाहे वो हिंसा हो चाहे हिंसा हो। तभी बोलते हैं युद्ध और प्यार में सब जायज़ होता है, ठीक है। जायज़ इसलिए होता है क्योंकि उस पर आप फिर हिंसा करो अहिंसा करो, राष्ट्र के लिए किसी को मार दो, कुछ भी कर दो, सब ठीक। तो ये गांधी यहाँ पर भी थोड़ा बहुत विफल हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात दी है। तभी आप देखिए पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहे थे तो अपना अनशन में बैठ गए, अंदर ही अनशन में बैठ गए। वहाँ थोड़ा ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा पाकिस्तान के अंदर जो भारत के लिए अनशन में बैठ जाएगा, है ना। तो लिखिए, एक नेता और सुधारक के रूप में गांधी जी की अनुपम देन है। दूसरा, वो तो चाहते ही हैं कि कोई अनशन में बैठे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या चाहते होंगे, या आतंकवादी क्या चाहते होंगे कि भारत के साथ संसद में जितने भी सदस्य हैं सब अनशन में बैठे, मर जाए, निपट जाए, सही। वो तो मारने के लिए आते हैं ना, वो तो टारगेट इन्हीं को बना के रखे हुए हैं। चाहते हैं हम इनकी मांग न माने और अनशन में सब, कोई आएगा जूस पिलाने? तो उसमें फिर हिंसा का सहारा जायज़ हो जाता है, क्योंकि बात संप्रभुता तक आ जाती है, क्योंकि वो इसी गोल से आए, इसी उद्देश्य से आए। तो वहाँ पर आपको कठोरता से देखना पड़ेगा। एक दफ़े आप हैं, आपको कोई ज़रूरत है आपकी पूरी नहीं हुई, अपने माता पिता के खिलाफ़ आप अनशन में बैठ सकते हो, वो आपको मृत्यु तक नहीं ले जाने देंगे, आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि पड़ोसी के लिए बैठ जाएं, पड़ोसी मान लो आपके घर की आगे वाली नाली जाम है और नाली खोल नहीं रहा है, अब आप बैठ जाइए अनशन में। तो डेली कंपेयर करता था अपने बच्चे को कि देख उसके लड़के को कितना अच्छा हो, तो चाहता है कि कब निपट जाए। वो तो जादू टोना मंत्र सब करता होगा आपके ऊपर, सफल होता होगा नहीं होता होगा। तो आपको देखना है कि ये कहाँ तक पॉसिबल है। सारे लोग क्योंकि आपके शुभ चिंतक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगला है गांधी ने भारतवर्ष में संगठित होकर, गांधी जी ने भारतवर्ष को, ये लिखे, गांधी जी ने भारतवर्ष को संगठित होकर निर्भय भाव से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दी। अब बोले आप कि वहाँ बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ से खूब गोलियां चल रही हैं और भारत के इंडियन आर्मी के जवान बैठ जाएं अनशन में कि गोलियां चलाना बंद करो, गोलियां चलाना बंद करो। भाई ब्रिटेन का यहाँ पे शासन था तब गांधी जी ने ये काम किया, लेकिन ब्रिटेन का शासन यदि नहीं होता तो गांधी का ये पॉसिबल ही नहीं था। सर्वोदय, गांधी जी ने भारतवर्ष को संगठित होकर निर्भर भाव से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा दी और क्षमता दी। नेक्स्ट, अगला, सर्वोदय की अवधारणा
विश्वव्यापी शांति, निशस्त्रीकरण एवं प्रकृति के प्रति सर्वोदय की अवधारणा विश्वव्यापी शांति, निशस्त्रीकरण एवं प्रकृति के प्रति सतत सहयोग का समर्थन करता है। सतत सहयोग का समर्थन करता है, जो समाज के लिए हितकारी है। जो समाज के लिए हितकारी है। अगला पॉइंट, सर्वोदय आर्थिक एवं राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात करता है। स्वतंत्र भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना, स्वतंत्र भारत में ग्राम पंचायतों की स्थापना सर्वोदय के ही एक अंश का व्यवहारिक रूप है। सर्वोदय के ही एक अंश का व्यवहारिक रूप है। इस समय गांव में प्रधानी का चुनाव चल रहा है खूब अच्छे से। आप लोग चाहो तो लड़ भी सकते हो। 21 साल की उम्र भी हो गई होगी, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ा जा सकता है। 5 साल बाद एक ही बार मौका मिलता है, या फिर लड़वाते हैं लोग बहुत सारे लोगों को। नेक्स्ट, गांव में यदि आप लड़ने लग जाएंगे, पता चला आपके चाचा का लड़का भी खड़ा हो गया। किस लिए खड़ा हुआ है? आपको हराने के लिए। ये गांव बहुत होता है, एक ही उससे 4-4, 6-6 लोग खड़े हो जाते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, 2 बेनिफिट होते हैं। एक दिमाग में उनके चलता है कि सामने वाला जीतने ना पाए, और दूसरा उनके दिमाग में ये चलता है कि वो मैंने अपने फादर को एक बार चुनाव लड़वाया। चुनाव चिन्ह तोप मिली थी उस समय, ये अभी की बात नहीं, 2004 में जोश में मैंने कहा कि लड़िए। तब मैं बहुत छोटा भी था, लेकिन फिर भी चुनाव लड़वा दिया उन्हें। खूब जोश भरा, खूब उत्साह भरा कि अरे ये बहुत बढ़िया चीज़ होती, प्रधानी लड़िए। उस समय ज़्यादा पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो हमारे ही जात बिरादर से 15 लोग और खड़े हो गए। सिर्फ उनका एक ही गोल था, जीतने ना पाए। और फाइनली फिर अंततोगत्वा अब घुस ही गए थे समर पे। बहुत सारे दबाव पड़े कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठने पे इतना पैसा भी मिलता है, यदि बैठते हो आप तो पैसा। पिताजी अब आन बान शान बना लिए थे। अरे कह रहे थे मुझे कौन हराएगा मुझे कौन हराएगा, गांव में ये है वो है। जब वोट आए, गिनती हुई, तब पता चला घर ही के लोगों ने नहीं दिया। प्रधानी चुनाव में तो अपनी पत्नी के ऊपर भी शक होता है कि ये किसी और को तो नहीं डाल के आई है, ऐसा भी होता है। मेरी माताजी दिन भर खाना बनाए, दिन भर इधर बनाए उधर बनाए, और बहुत होता है उसमें। बहुत अच्छी गाड़ी कमाई भी है। जो गांव के उस तरीके के लोग होते हैं, फ्री फंड टाइप के लोग, खूब पेट्रोल का खर्चा ले जाते हैं, बाहर का खाना पीना, पौवा वो तो चलो कंपलसरी चीज़ है, वो तो मिलनी ही मिलनी। बहुत पैसा खर्च हुआ, और पिताजी ने खर्च कर डाला 3-4 लाख रुपए, और कर्जे में आ गए। इसके बाद मैं गायब हो गया। मैं वैसे ही बाहर ही पढ़ता था कानपुर में। मैं 2 साल घर नहीं आया। मैंने कहा तब तक जब तक इनका दुख पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा। फिर अगली पंचवर्षीय आई, फिर हमने बोला प्रयास करिए प्रयास करिए। उनको ऐसा सदमा लग चुका था, क्योंकि वो कर्जा अभी तक भर नहीं पाए थे। उन्होंने कहा आप प्रयास नहीं करें। इस बार मैंने फिर उनको थोड़ा सा उत्साह दिया कि जाइए गाँव, थोड़ा काम करिए, समाज सेवा, धर्म दान सब कुछ। अभी गए भी, करने के बाद लौट आए, बोले प्रधानी नहीं लड़ूंगा। तू अब चाहे जितना चाह ले, जो भी कर ले, लड़ाई नहीं लड़ूंगा प्रधानी। मैंने कहा लड़िए, अब क्या टेंशन है, जितवा देंगे आपको गांव में। अब वो तैयारी नहीं हो रहा है कि लड़ना है। फिर मैंने 1-2 लोगों को खड़ा करवा रखा है। कुछ एक रिलेटिव हैं और एक मेरा दोस्त है, दोनों को समर्थन पीछे से दे रखा है। पिछली बार जिसको था वो जीत गया था, हमारे गांव का केशव जी थे, तो उन्होंने बोला उनको खड़ा कराया था। गांव में कम से कम प्रधानी, ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत, इन तीनों को समर्थन मिल गया तो जिता देता हूँ। क्योंकि गांव में मेरा एक इतना विधायकी तक का तो मैं नहीं रखता, लेकिन 3 लेवल पे यदि लग गए तो जिता देते हैं। क्योंकि गांव पे इतना काम करते हैं। पिताजी को हम अपने बोल रहे हैं कि कर लो जीत जाओगे। इस बार तो बढ़िया खुला, पर वो अब बुढ़ापा नहीं करे, तोड़वाना है मुझे तेरे चक्कर में। कहाँ गाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे किसी को भी पैर छूना पड़ता है। माताजी थोड़ा सा रेडिकल हैं, तो वो कहते हैं कि मैं सबके पैर नहीं छूँगी। होता है सबके पैर छूने पड़ता है गांव में एक तरफ से, चाहे फिर दलित बस्ती हो, चाहे जिधर हो, चाहे जैसे भी हो, कोई भी आता है सबको। तो
और माता जी को लगना ही पड़ता है। घर में पिताजी कोई भी काम करें, माता जी सर्वोपरि हो जाती हैं, है ना। चलिए, तो ये भी एक राजनीतिक महात्मा गांधी की देन है। ग्राम पंचायत, अब बहुत पैसा खर्च होता है इसमें। हमारे गांव में प्रधानी में 15 से 16 लाख रुपए खर्च होता है। जो जीतता है प्रधान, 15 से 16 लाख रुपए बहुत होते हैं। और 40-40 तक भी जाता है। जो गांव बड़े संरचना के होते हैं, गांव के, हमारे यहाँ पे 2 गाँव की प्रधानी एक गाँव में है, तो बहुत पैसा चलता है। और अच्छा खासा छापते भी हैं ये लोग। बहुत, पता चला 5 साल में पूरी संपत्ति दुगना तिगुना 4 गुना हो जाती है। बहुत परिवर्तन आता है। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे है? और एक उसका बताता हूँ, बीडीसी का। जब बीडीसी का चुनाव होता है तो जितने बीडीसी सदस्य जीत के आए होते हैं उनको किडनैप कर लिया जाता है। यार आपको पता हो नहीं पता, रिजॉर्ट में, स्कूलों में, कहीं भी, वो ऐसी जगह होती है किसी को पता ही नहीं होता है, उनको कर दिया जाता है किडनैप। पता है ये भरने, पता ही नहीं चलता सामने वाले को। पैसा तो खूब चलता है, पैसा इतना चलता है कि हम 60,000 रुपये देंगे, टीवी देंगे, मोटरसाइकिल, बाइक सब चलता है। और लगभग जिसने रात में किडनैप कर लिया जितनी जल्दी, और बीडीसी सदस्य भी धरातल में घुस के रहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए होता है। वो पहले लास्ट तक देखते हैं कौन कितने तक जा रहा है। तो ये सब गांव की ऐसी राजनीति है जिसमें मतलब ये दखलंदाजी अब हो चुकी है। विधायक, संसद भी दखलंदाजी देते हैं, वो भी बूथ लेवल को मजबूत करना चाहते हैं, तो करते हैं लोग। ठीक है, कहाँ पे हैं? नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए। सर्वोदय भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक चरित्र, सर्वोदय भारतीय दर्शन के आध्यात्मिक चरित्र एवं अद्वैतवादी मत को व्यवहारिक धरातल प्रदान करता है। व्यवहारिक धरातल प्रदान करता है। अगला पॉइंट, सर्वोदय में पश्चिम के भौतिकवाद और पूरब के अध्यात्मवाद का समन्वय दिखाई देता है। पूरब के अध्यात्मवाद का समन्वय दिखाई देता है। समन्वय दिखाई देता है। अगला क्या है? सर्वोदय की महत्ता एवं इसकी प्रासंगिकता। सर्वोदय की महत्ता एवं इसकी प्रासंगिकता विनोबा भावे के इस कथन में दिखाई देती है। एक कथन है विनोबा भावे का, काफ़ी बड़ा कथन है, पूरा लिखेंगे। सर्वोदय की महत्ता एवं प्रासंगिकता विनोबा भावे के इस कथन में दिखाई देती है। आज नहीं तो कल दुनिया को अहिंसा का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा, अपनाना ही होगा। आज नहीं तो कल दुनिया को अहिंसा का मार्ग अपनाना ही होगा। अहिंसा का मार्ग अपनाना ही होगा। जो आज हमारे साथ नहीं हैं, कल वे अवश्य आएंगे। जो आज हमारे साथ नहीं है, कल वे अवश्य आएंगे। एक ऐसा जमाना आएगा कि सारे समाज को शांति की प्यास लगेगी। एक ऐसा जमाना आएगा कि सारे समाज को शांति की प्यास लगेगी। सारा जमाना सोचेगा कि शांति में ही समस्या का निदान है। हिचकियाँ आ रही हैं। एक ऐसा जमाना आएगा कि सारे समाज को शांति की प्यास लगेगी। पानी से सही नहीं होता है, कोई याद कर रहा है, क्या करेंगे। ठीक है, ये डायाफ्राम के पास होता है। कई बार क्या होता है कि आपकी एयर फंस जाती है। हाँ,
हिचकी ख़त्म करने का एक ही तरीका, कोई शॉकिंग न्यूज आपको बता दें, ठीक है, कोई शॉकिंग न्यूज बताएंगे। यहाँ पे डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम पे ही एयर का इसी तरीके से बाधित होती है तो फिर वो हिचकी में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ नहीं। या कुछ समय के लिए मुंह से सांस लेना या नाक से सांस लेना रोक दो, ठीक है, तो एयर फिर झटके के साथ निकलती है। पानी ये मन डाइवर्ट करने की चीज़ भी है कि मन डाइवर्ट करने से हो जाती है, लेकिन साइंस यही कहता है कि डायफ्राम का। और मेरे साथ कई बार यह होता है हिचकी आनी शुरू हुई, मैं कुछ भी कहूँ 2-2 3-3 दिन भी आती है, फिर इसके बाद डॉक्टर ही सही करता है। इतना लंबा तो कोई याद नहीं करेगा, कोई याद करने वाला होना भी तो चाहिए, ठीक है। एक ऐसा ज़माना आएगा कि सारे समाज को शांति की प्यास लगेगी और सारा ज़माना सोचेगा कि शांति में ही समस्या का निदान है, शांति में ही शक्ति है, शांति में ही शक्ति है। सारा समाज न भय के कारण न लोभ के कारण, सारा समाज न भय के कारण न लोभ के कारण बल्कि प्यास की पूर्ति के लिए शांति चाहेगा, बल्कि प्यास की पूर्ति के लिए शांति चाहेगा, तब सर्वोदय होगा, तब सर्वोदय होगा। वस्तुतः सत्य और अहिंसा के जिन मुख्य हथियार का गांधी जी ने प्रयोग किया, हाँ हो गया कथन कंप्लीट। वस्तुतः सत्य और अहिंसा के जिस मुख्य हथियार का गांधी जी ने प्रयोग किया, गांधी जी ने प्रयोग किया, आज सिर्फ भारत को ही नहीं अपितु सारी दुनिया को इसकी आवश्यकता है। सत्य और अहिंसा के माध्यम से ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों का, सत्य एवं अहिंसा के माध्यम से ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण दीर्घकालिक समाधान हो सकता है, शांतिपूर्ण दीर्घकालिक समाधान हो सकता है। गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलनों द्वारा, गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलनों द्वारा आम लोगों को जागरूक कर असत्य, अन्याय, अनौचित्य तथा भेदभाव के विरुद्ध, असत्य, अन्याय, अनौचित्य तथा भेदभाव के विरुद्ध हिंसक संघर्ष किया और इसके माध्यम से अनेक राजनीतिक और आर्थिक, और इसके माध्यम से अनेक सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक समस्याओं एवं विवादों को नैतिक हल खोजने का सतत प्रयास किया। इस क्रम में उन्होंने चित्त शुद्धि पर बल दिया, ताकि लोग स्वेच्छापूर्वक, आत्मानुरूप, मूल्यपूर्ण आचरण कर सकें। ये दूसरा हो गया सर्वोदय की प्रासंगिकता। तो सर्वोदय का एक व्यापक विचार आप लोगों को समझ में आया। सर्वोदय में बहुत सारे विचारों का समन्वय था, जिसमें क्रम से हमने एक एक विचार को देखा, ठीक है। महात्मा गांधी के सारे विचार हमारे किसी को कोई दिक्कत हो बताओ।
पूछो, कुछ ना समझ में आया हो। गांधी कुछ हद तक तो समझ में आया ना? समझ में आ गए? ठीक है, अब आगे लिखिए मार्क्सवाद और सर्वोदय में अंतर। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, एक तरफ डालना है हमें मार्क्सवाद और दूसरा है सर्वोदय। दोनों में अंतर क्या है? तो देखो, कार्ल मार्क्स ये भौतिकवादी दर्शन की बात करता है जिसे मार्क्सवाद कहते हैं। कार्ल मार्क्स इसका प्रतिपादक है और कार्ल मार्क्स का कहना था कि व्यक्ति को उसकी साम्यवादी अवधारणा को इसने प्रतिपादित किया। इसने भी यही बात कही कि एक समय ऐसा आएगा कि समाज साम्यता आ जाएगी, समाज में बराबरी आ जाएगी, और बराबरी के लिए उसने साम्यवाद टर्म्स का प्रयोग किया। उसने बोला कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार राज्य के साथ जुड़ना चाहिए। आपकी जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार लीजिए और जितनी आपकी योग्यता है उतना आप दीजिए। ठीक है, साम्यवादी देशों में होता क्या है, सब कुछ राज्य का होता है, राज्य का ही नियंत्रण होता है। ठीक है, और लेकिन मार्क्स से कहता है कि एक समय ऐसा आएगा कि राज्य बॉर्डर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो साम्यवादी समाज बनते चले जाएंगे उनमें बॉर्डर्स नहीं होगी, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है। लेकिन राज्य का नियंत्रण तो है। कैसे नियंत्रण है? क्योंकि सब कुछ राज्य का है ना। तो सब कुछ राज्य का है और राज्य नामक संस्था के महत्व की बात तो करता है वो। लेकिन राज्य कैसा होगा? समाजवादी राज्य होगा जो सबकी बराबरी की बात करेगा, सर्वहारा का समाज होगा। और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे साम्य की स्थिति जब आएगी, बराबरी की स्थिति आ जाएगी, तो ना कोई शोषक वर्ग रह जाएगा और ना तो कोई शोषित रह जाएगा। और जब शोषक और शोषित दोनों वर्ग नहीं रह जाएंगे तो राज्य भी समाप्त हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। तो ये भी उसी आदर्श की बात करता है जिसमें गांधी का सर्वोदय बात करता है। लेकिन अंतर है बहुत सारा दोनों में। गांधी साधन और साध्य की पवित्रता पर बल देते हैं, मार्क्स साधन और साध्य की पवित्रता पर बल नहीं देता। वो बोलता लक्ष्य अच्छा है तो कोई भी साधन अच्छा है। गांधी कहते हैं लक्ष्य चाहे जितना भी अच्छा हो, साधन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि साधन यदि बुरा होगा तो उसका लक्ष्य परिणाम अंततः गत्वा बुरा ही आएगा। यदि हिंसा का सहारा लोगे तो उससे प्राप्त की गई। अब देखो हमारे देश की आज़ादी में अंतर है, इसीलिए हम अहिंसक आंदोलनों से जिए हुए लोग हैं, आंदोलन जीवी लोग हैं। दिल्ली सरकार सीधा बैठ गई जंतर मंतर पे। आज हमारे देश का एग्जाम्पल है कि कोई भी काम कराना है तो हमें भारत बंद कर देना। आज के टाइम पे पूरे बैंक कर्मी, आपको पता होगा, रोड पे बैठे हुए निजीकरण के खिलाफ। LIC के कर्मी अभी कल परसों बैठने वाले हैं निजीकरण के खिलाफ, रेल कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ। तो ये क्या है? हिंसक तरीका नहीं है, अहिंसा का माध्यम। यानी कि अब जो रिजल्टेंट है, जो राज्य हमारा बना, हमारा स्टेट बना, अहिंसा से बना, तो अब हमारे यहाँ पे अहिंसक टूल्स का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। धर्म को लेकर के गांधी का अपना एस्पेक्ट था, राज्य को लेकर तो एक एक एस्पेक्ट में देखेंगे। यहाँ पर एक कॉलम और चाहिए मुझे, ताकि यहाँ पर हम इसको एक कॉलम यहाँ पे छोटा कॉर्नर पे बन सकता है, एक कॉलम आगे यहाँ पे बना लो और इस पे लिखना है कि किस क्षेत्र पर किसकी क्या सोच थी। एक एक क्षेत्र को देखेंगे। यहाँ पे एक क्षेत्र, फिर मार्क्सवाद क्या कहता है और उसके लिए सर्वोदय में गांधी क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्षेत्र लिखिए दार्शनिक आधार। पहला क्षेत्र है इनका दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार, दार्शनिक आधार में देखा जाए तो मार्क्स भौतिकता की बात करते हैं, भौतिकवादी दर्शन की बात करते हैं। इनका दर्शन कैसा है? मार्क्सवाद का भौतिकवादी दर्शन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बोलते हैं इसे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है सर्वोदय। सर्वोदय का आधार कैसा है? कैसा दर्शन है सर्वोदय का? आध्यात्मिक दर्शन है। सर्वोदय आध्यात्मिक दर्शन है और मार्क्स कैसा है? भौतिक दर्शन है, भौतिकवाद पर आधारित है। समझ रहे हैं? गांधी आंतरिक आध्यात्मिक बराबरी की बात करते हैं, बोलते हैं जब अध्यात्म का स्तर इतना ऊपर हो जाएगा तो बराबरी आ जाएगी। ये क्या कहते हैं? वस्तुओं की बराबरी की बात करता है, संसाधनों की बराबरी की बात करता है मार्क्स। ठीक है, दूसरा साधन साध्य पर दोनों का क्षेत्र है, साधन और साध्य, इस पे दोनों के क्या क्या विचार थे। साधन साध्य, साधन साध्य पे मार्क्स ने क्या कहा, गांधी ने क्या कहा। साधन साध्य पे लिखे मार्क्सवाद पे पहले। मार्क्स के अनुसार श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मार्क्स के अनुसार श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का साधन अपनाया जा सकता है।
श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का साधन अपनाया जा सकता है। इस संबंध में नैतिक मापदंड पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में नैतिक मापदंड पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दूसरा, गांधी क्या कहते हैं सर्वोदय में? लिखिए, सर्वोदय साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात करता है। सर्वोदय साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देता है। सर्वोदय साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देता है। दोनों को अन्योनाश्रित, मानव दोनों एक दूसरे पर अन्योनाश्रित हैं। दोनों एक दूसरे पर अन्योनाश्रित हैं या दोनों के एक दूसरे पर अन्योनाश्रित संबंध है। एक दूसरे का पर आश्रित हैं। ये दोनों पर एक दूसरे के अन्योनाश्रित संबंध हैं। गांधी के अनुसार साधन और साध्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। गांधी के अनुसार साधन और साध्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है। ये दो पक्ष हैं जिसमें से एक बीज है, दूसरा वृक्ष है। साधन को बीज बोलते हैं, जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष निकलेगा, जो बोगे वो काटोगे। ठीक है। साधन और साध्य एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसमें दो पक्ष हैं, जिसमें एक बीज है, दूसरा वृक्ष है। तो साधन और साध्य दोनों की पवित्रता सर्वोदय, और मार्क्सवाद क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य को, साध्य को बड़ा मानता है, साधन पे कोई भी विचार नहीं करता। दोनों की पद्धतियाँ क्या हैं? पद्धति क्या है? किस पद्धति से चाहते हैं सर्वोदय, किस पद्धति से चाहते हैं मार्क्सवाद? तो मार्क्स सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। मार्क्स सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर बल देते हैं, है ना। मार्क्स कहते हैं कि समाज में हमेशा दो वर्ग जिंदा रहेंगे, दो वर्ग ही रहेंगे, है ना। यदि मजदूर वर्ग है तो जमींदार रहेंगे, पूंजीपति हैं तो शोषक वर्ग रहेगा। ठीक है। तो शोषक और शोषित दो वर्गों की उपस्थिति रहेगी, जिसमें से शोषितों के द्वारा शोषक के खिलाफ क्या किया जाएगा? हिंसक विद्रोह किया जाएगा, और परिणाम स्वरूप समाज में समानता आ जाएगी। ठीक है। तो समाज में वो बाकायदा पूरा एग्जाम्पल भी देते हैं कि जब राजतंत्र होगा तो राजा एक समय ऐसा आएगा कि निरंकुश हो जाएगा, और जब निरंकुश हो जाएगा तो जनता का विद्रोह होगा, और जब जनता का विद्रोह होगा तो वो कुलीन तंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। कुलीन तंत्र मतलब कुछ लोगों का शासन। फिर जब कुलीन तंत्र अधिनायकवाद बन जाएगा, तो अधिनायकवाद के बाद मतलब कुलीन तंत्र में भी कुछ लोग ऐसे निकल के आएंगे जो कि अधिनायकवादी हो जाएंगे, और उसके परिणाम स्वरूप जनता का फिर एक विद्रोह होगा, और जब जनता का विद्रोह होगा तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि लोकतंत्र भी भीड़तंत्र में परिवर्तित हो जाएगा, और जब लोकतंत्र भीड़तंत्र में परिवर्तित होगा फिर एक क्रांति आएगी, फिर राजतंत्र आ जाएगा। एक पूरा एक साइकिल बताया उसने वर्ग संघर्ष में। ठीक है। वो चाहे सत्ता के लिए, इसके लिए उसने एग्जाम्पल भी दिए, जैसे फ्रांसीसी क्रांति। लुई 14वां जब निरंकुश हो चुका था तो उसे फांसी दी गई, फ्रांस में क्रांति हुई, वहाँ पे बुर्जुआ वर्ग का शासन आया, कुलीन तंत्रात्मक शासन आया। परिणाम स्वरूप नेपोलियन अधिनायक बन गया, वहाँ पे अधिनायकवादी हो गया। उसी कुलीन तंत्र में एक था नेपोलियन बोनापार्ट, और जब वो बना तो इसके बाद फिर विश्व के कई देशों ने मिल करके वाटरलू के युद्ध में उसे पराजित करके सेंट हेलेना भेज दिया। इसके बाद फिर वहाँ क्रांति हुई, क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो वो कहता है कि समय का पहिया ऐसे घूमता रहेगा, ऐसा एक स्थिति आएगी वर्ग संघर्ष के अंतर्गत, और समाज में शोषक और शोषित वर्ग के बीच में। यही रसिया में भी हुआ, जार के खिलाफ वहाँ पे एक हिंसक क्रांति हुई, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति सितंबर अक्टूबर की जो क्रांति है, उसके बाद लेनिन के नेतृत्व में पूरी की पूरी क्रांति हुई। ठीक है। तो ये सब विश्व इतिहास की विषय वस्तु है। आगे पद्धति में मार्क्स ने कौन सी पद्धति चुनी? सामाजिक परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष की पद्धति। गांधी ने सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अहिंसा, सत्याग्रह और वर्ग सहयोग या वर्ग समन्वय। गांधी ने सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अहिंसा, सत्याग्रह और वर्ग समन्वय पर बल देते हैं। वर्ग समन्वय पर बल देते हैं।
धर्म, अगला क्षेत्र है धर्म को लेकर दोनों की क्या सोच थी। धर्म को मार्क्स अफीम मानते थे, एक नशा मानते थे कि ये नशा है और एक ऐसा नशा है जो आपको काम करने से विमुख कर देता है या आपको भाग्यवादी बना देता है। तो कई मामलों में मार्क्स यहाँ पे अच्छा लगने लग जाता है कि अरे वाह क्या बात कर गए, धर्म को ही अफीम बना देता है। तो लिखिए धर्म के मामले में मार्क्स ने क्या कहा, धर्म अफीम है, धर्म अफीम है, वह मानव को कार्य करने की प्रेरणा न देकर, वह मानव को कार्य करने की प्रेरणा न देकर, वह मानव को कार्य करने की प्रेरणा न देकर भाग्यवादी बना देता है, भाग्यवादी बना देता है। धर्म के कारण व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। धर्म के कारण व्यक्ति में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। धर्म समाज में अन्याय और शोषण को तर्कसंगत और न्यायपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करता है। धर्म समाज में अन्याय और शोषण को तर्कसंगत और न्यायपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करता है। अतः धर्म त्याज्य है, अतः धर्म त्याज्य है, उसे मानव जीवन से बहिष्कृत कर देना चाहिए। अतः धर्म त्याज्य है, त्यागने योग्य है। यानी ये कैसे दर्शन की बात कर रहा, अनीश्वरवादी भाग्यवादी नज़रिए को समाप्त करने की बात है। गांधी जस्ट विपरीत है कि नहीं है? गांधी का सर्वोदय इसके हिसाब से तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि गांधी का तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका धर्म पे ही आधारित है। ठीक है, तो गांधी देखिए, गांधी धर्म को मानव जीवन का आधार स्तंभ मानते हैं। गांधी धर्म को मानव जीवन का आधार स्तंभ मानते हैं। उनका मानना है कि जीवन के सभी पक्ष धर्म से ही प्रेरित होते हैं। मैंने पढ़ाया ये भी, धर्म और राजनीति, धर्म को लेकर गांधी का क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें राजनीति भी सम्मिलित है। यानी कि गांधी कहते हैं कि यदि धर्मयुक्त राजनीति नहीं है तो वो त्याज्य है, खत्म कर देने योग्य है। और यहाँ पे मार्क्स क्या कहता है कि धर्म ही समाप्त कर दे, धर्म को ही बहिष्कृत कर दे। कितना कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों के विचारों में। ठीक है, राजनीति भी इसमें सम्मिलित है, लेकिन मानव यहाँ पे धर्म को मानवता से जोड़ते हैं गांधी। इसीलिए कहते हैं कि यदि राजनीति और धर्म एक साथ नहीं हुए, मानवता और राजनीति एक साथ नहीं हुए तो क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ इसमें राजनीति भी सम्मिलित है। यहाँ धर्म से गांधी का तात्पर्य आंतरिक पक्ष से है। यहाँ धर्म से गांधी का तात्पर्य आंतरिक पक्ष से है, अर्थात मानव कल्याण के प्रेरक, अर्थात मानव कल्याण के प्रेरक सामाजिक एवं नैतिक मूल्य से हैं। सामाजिक एवं नैतिक मूल्य से हैं, नैतिक मूल्यों से है। अगला नेक्स्ट है राज्य। राज्य में लिखिए, मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार शोषण है। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का आधार शोषण है। राज्य पूंजीपतियों द्वारा शोषण करने का यंत्र है। राज्य पूंजीपतियों द्वारा शोषण करने का यंत्र है। संघर्ष व हिंसा द्वारा राज्य की समाप्ति आवश्यक है। यह भी राज्य को समाप्त करना चाहता है, लेकिन इसका तरीका क्या है, संघर्ष और हिंसा। यानी साम्यवाद की स्थिति में यह भी राज्य को समाप्त कर देगा। दूसरा, गांधी के पे आइए, सर्वोदय पे। सर्वोदय क्या कहता है, गांधी क्या कहते हैं, राज्य शक्ति के बल पर बना एक संगठन है। राज्य शक्ति के बल पर बना एक संगठन है। वह दार्शनिक, नैतिक व ऐतिहासिक आर्थिक कारणों से, वह
दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक व आर्थिक कारणों से राज्य की समाप्ति के पक्षधर हैं। पारस्परिक सहयोग, सत्य व अहिंसा पर आधारित समाज को ही रामराज्य की संज्ञा प्रदान करते हैं। पारस्परिक सहयोग, सत्य व अहिंसा पर आधारित समाज को ही रामराज्य की संज्ञा प्रदान करते हैं। यहाँ समाज श्रम आधारित है, यहाँ इनका समाज श्रम आधारित है। तीसरा, नेक्स्ट, संपत्ति पर गांधी का क्या कहना है? लिखिए इसमें, मार्क्स के अनुसार पूंजीपति जब तक पूंजी के स्वामी बने रहेंगे, मार्क्स के अनुसार पूंजीपति जब पूंजी के स्वामी बने रहेंगे तब तक वे निजी लाभ का मोह नहीं छोड़ सकते। तब तक वह निजी लाभ का मोह नहीं छोड़ सकते। अतः समाज की संपत्ति को समाज की सेवा में लगाने के उद्देश्य से अतः समाज की संपत्ति को समाज की सेवा में लगाने के उद्देश्य से वर्ग संघर्ष और समाजवादी क्रांति के माध्यम से अतः समाज की संपत्ति को समाज की सेवा में लगाने के उद्देश्य से वर्ग संघर्ष और समाजवादी क्रांति के माध्यम से वर्ग संघर्ष और समाजवादी क्रांति के माध्यम से पूंजीपतियों को समाप्त कर देना आवश्यक है, या उनकी संपत्ति को हरण कर देना आवश्यक है। पूंजीपति समाप्त करने का मतलब ये नहीं उन्हें मार देना, ख़त्म कर देना, उनकी संपत्ति को अपने कैप्चर में ले लेना। अगला पॉइंट, सर्वोदय में गांधी क्या कहते हैं? गांधी संपत्ति के स्वामित्व के प्रश्न पर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, या ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। गांधी संपत्ति के स्वामित्व के प्रश्न पर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का विश्वास करते हैं। उनके अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति होगी, उनके अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति होगी, किंतु संपत्ति धारक केवल अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसका उपयोग करेगा। अपनी आवश्यकता के अनुरूप उसका उपयोग करेगा। शेष संपत्ति समाज को सौंप देगा। ठीक है। अगला पॉइंट, वर्गहीन समाज को लेकर दोनों की क्या सोच थी? वर्गहीन समाज, दोनों वर्गहीन समाज चाहते हैं लेकिन तरीका अलग अलग है। वर्गहीन समाज, पहले मार्क्स निजी संपत्ति को समाप्त करके या पूंजीवाद को समाप्त करके, मार्क्स निजी संपत्ति को समाप्त करके, मार्क्स निजी संपत्ति को समाप्त करके वर्गहीन समाज लाना चाहते थे।
गांधी श्रम की गरिमा के आधार पर, गांधी श्रम की गरिमा के आधार पर वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी श्रम की गरिमा के आधार पर वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, ये गांधी वर्सेस मार्क्स, कोई मार्क्स यदि कोई भी क्वेश्चन आता है आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट थॉट, अभी पहले हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ें और इसके बाद फिर मुझे लगता है कि हमें गांधी वर्सेस अंबेडकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर तो हमें एज अ थिंकर पढ़ने ही है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगले थिंकर के तौर पे लिख लीजिए। गांधी जी को आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, कोई भी पक्ष हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, जाति भेद, जाति भेद को समाप्त करने के अग्रदूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति भेद को समाप्त करने के अग्रदूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इसे इन्हें आज नहीं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले उसमें मैं थोड़ा सा इनके जीवन के पक्षों के बारे में चर्चा करूंगा और ज़्यादातर जो हम चर्चा करेंगे अंबेडकर जी में जो इनके थॉट हैं, जहाँ से ज़्यादा चीज़ें आती हैं वो ये है कि किस तरीके से जाति भेद के निदान को लेकर के इन्होंने काम किया, जाति भेद बनाम जातिवाद क्या है और अंबेडकरवादी विचार, इसमें गांधी का वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, उसको यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि गांधी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समाज में एक हायरार्की डेवलप रहे और अंबेडकर चाहते हैं कि यदि जाति भेद खत्म करना है, समाज में बराबरी लानी है तो हमें वर्ण व्यवस्था को समाप्त करना ही पड़ेगा, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। तो इन सभी पक्षों को हम समझेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अब हमारा दोनों जो है